तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट विल स्टडी इज थ्री फेज डायग्राम ऑफ वाटर। सो फेज डायग्राम का बेसिकली मतलब होता है प्रेशर अगेंस्ट टेम्परेचर प्लॉट। अगर किसी को सबसे पहले अगर फेज डायग्राम का टर्म ही नहीं समझ रहे हो तो सबसे पहले टर्म में लिख लेना है। फेज डायग्राम इज pressure versus temperature plot representing different physical states। वाटर के केस में आप जानते हो तीन डिफरेंट फिजिकल स्टेट होती है, आइस, वाटर एंड स्टीम। इसीलिए इसको थ्री फेज डायग्राम बोल रहे हैं, बिकॉज इट विल शो थ्री डिफरेंट फेजेस ऑफ वाटर। एंड एज वी ऑल नो दैट जो स्टेट्स ऑफ मैटर है वो या तो प्रेशर से चेंज होगी या टेम्परेचर से चेंज होगी, इसलिए दोनों को साइमल्टेनियस स्टडी किया जाता है। तो प्रेशर और टेम्परेचर वेरी करने के साथ स्टेट ऑफ मैटर कैसे चेंज होगा, तो उस स्टडी के लिए हम लोग जो डायग्राम यूज करते हैं, दिस इज कॉल्ड फेज डायग्राम। सो वाटर का थ्री फेज डायग्राम है, क्योंकि यहाँ पे तीन डिफरेंट फेजेस होते हैं वाटर के, आइस, वाटर एंड स्टीम। वाटर हैज थ्री डिफरेंट फेजेस, आइस, वाटर एंड स्टीम। वो तीनों फेजेस अगर हम एक साथ रिप्रेजेंट करते हैं एक प्लॉट पे, तो दिस इज कॉल्ड फेज डायग्राम एंड दिस इज एक्चुअली प्रेशर अगेंस्ट टेम्परेचर प्लॉट। तो वाटर का थ्री फेज डायग्राम कुछ ऐसा दिखता है। पहले तो आपको डायग्राम पहले स्टडी करना सीखना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो पहले फेज डायग्राम को आपको पढ़ना सिखाता हूँ पहले, सबसे पहले कि हाउ इट लुक लाइक एंड व्हाट एंड ऑल इन्फॉर्मेशन वी कैन गैदर फ्रॉम इट। ये आपका पहले एक फेज डायग्राम है, ठीक है। तो इसमें पहले सारे पॉइंट्स को समझना है वन बाय वन। तो सबसे पहले मैंने जो ऐसा करता हूँ, थोड़ा अलग अलग कलर्स में बनाता हूँ तो आप आसानी से समझ पाओगे। तो लेट अस से एक लाइन ये मैंने ग्रीन कलर से ड्रॉ करी, दिस लाइन इज विद रेड, और तीसरी ब्लू। ये तीन अलग अलग लाइन्स हैं ताकि आप आसानी से समझ पाओ। तो यहाँ पे तीन डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स हम एक साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। वी आर रिप्रेजेंटिंग थ्री डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स। तो ये वाटर की लिक्विड स्टेट है, इसको हम लोग वाटर बोल रहे हैं। इस जगह पे हम लोग स्टीम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको आप वाटर गैसियस फॉर्म समझ सकते हो। और इस जगह पे हम लोग आइस रिप्रेजेंट कर रहे हैं, विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज वाटर सॉलिड। ठीक है, क्लियर। अब एक एक करके मैं आपको सारी लाइंस के बारे में समझा रहा हूँ। सबसे पहले आप ग्रीन वाली लाइन को देखो। सो ऑन ग्रीन लाइन यू कैन सी that water liquid and water gaseous form are in equilibrium with each other. Water liquid and water gaseous form is in equilibrium with each other. तो जब लिक्विड वाटर और वाटर वेपर एक साथ इक्विलिब्रियम में होते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन। तो इस लाइन को हम लोग बोलते हैं वेपोराइजेशन कर्व। वेपोराइजेशन कर्व या वेपर प्रेशर कर्व भी बोलते हैं, डिपेंड्स। So this curve is represented as vaporization curve। ठीक है, दूसरी लाइन देखो मैंने ये रेड से रिप्रेजेंट की हुई है। इस लाइन पे अगर आप ध्यान से देखो तो वाटर सॉलिड और वाटर लिक्विड ये दोनों इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे फिर हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। सो दिस कर्व इज रिप्रेजेंटेड एज मेल्टिंग कर्व। ठीक है, तीसरी लाइन देखो ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। सो दिस इज एक्चुअली रिप्रेजेंटिंग इक्विलिब्रियम ऑफ वाटर विद स्टीम। सो वाटर सॉलिड इज इन इक्विलिब्रियम विद वाटर गैसियस। तो आप जानते हो अगर सॉलिड फॉर्म डायरेक्टली गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो इसको बोलते हैं सब्लिमेशन कर्व। दिस इज रिफर्ड एज सब्लिमेशन कर्व। ठीक है, पहले तीनों लाइन समझ में आ गए। इसके बाद देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको नोटिस में लेना है, दैट इज दिस वन, जहाँ पे तीनों स्टेट एक साथ दिख रहे हैं आपको। तो जैसे स्पेशल पॉइंट, इसको हम लोग टेक्निकल टर्म में बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट, बिकॉज दिस इज द पॉइंट वेयर ऑल थ्री फिजिकल स्टेट्स आर एग्जिस्टिंग टुगेदर। अगर आप इस लाइन पे ध्यान से देखो तो वाटर सॉलिड, वाटर लिक्विड और वाटर गैसियस तीनों फॉर्म एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है, इसलिए इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट।
ओके। और इस डायग्राम को हम लोग बोलते हैं थ्री फेज डायग्राम ऑफ वाटर। दिस डायग्राम इज रिफर्ड एज थ्री फेज डायग्राम ऑफ वाटर, जिसमें हम वाटर की डिफरेंट फिजिकल स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आइस, वाटर एंड स्टीम। वाटर लिक्विड फॉर्म, आइस इज सॉलिड फॉर्म, स्टीम इज गैसेस फॉर्म। तीन अलग अलग कर्व रिप्रेजेंट हो रहे हैं। ध्यान से देखना है, ग्रीन वाली लाइन से मैंने वेपराइजेशन कर्व रिप्रेजेंट किया है, रेड वाली लाइन से मेल्टिंग कर्व रिप्रेजेंट किया है, और ब्लू वाली लाइन से हमने सब्लिमेशन कर्व रिप्रेजेंट किया है। और ऑरेंज कलर से एक पॉइंट मार्क किया है, विच इज द पॉइंट वेयर सॉलिड, लिक्विड एंड गैस ऑल थ्री आर इन इक्विलिब्रियम। इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ट्रिपल पॉइंट। ओके। अब देखो, फेज डायग्राम से हम कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे सबसे पहली चीज़ अगर आपको बताई जाए तो इसमें हम लोग जो सबसे पहला पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज वेपर प्रेशर of a liquid at any temperature। अगर आपको किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर चाहिए किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, तो ये चीज़ हम लोग फेज डायग्राम से देख के बता सकते हैं। कैसे? सपोज करो आपको इस टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर चाहिए, लेट्स से टेम्परेचर T1 के करस्पॉन्डिंग हमको वेपर प्रेशर चाहिए। तो हमने पहले टेम्परेचर T1 हाईलाइट किया, और इसके करस्पॉन्डिंग वाई एक्सिस पे हमने देख लिया कि कितना प्रेशर अप्लाइड है। ये आपका प्रेशर P1 आ गया। तो इसका मतलब वेपर प्रेशर एट टेम्परेचर T1 वेपर प्रेशर इज P1। एट टेम्परेचर T1 वेपर प्रेशर इज P1। ध्यान से देख लो, इन्फॉर्मेशन देख के तो आपको जिस भी टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर चाहिए वो आप इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एट टेम्परेचर T1 वेपर प्रेशर इज P1। समझ गया ना? एक इन्फॉर्मेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन निकालनी है बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल हो जाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर व्हेन वेपर प्रेशर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। तो एक्सटर्नल प्रेशर लेट से हमने ले लिया 1 atm, ये वो पॉइंट है। तो अब इस 1 atm के करस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ करेंगे। ये इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है जहाँ पे, तो इसके करस्पॉन्डिंग अगर हम टेम्परेचर फाइंड आउट कर लेंगे तो ये आपका बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पे जो टीबी है दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। टीबी इज बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है। बाकी कॉन्सेप्ट पता है आपको, बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जहाँ पे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल होता है। अगर इसमें डाउट है तो ब्रैकेट में यही लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर boiling point is the temperature boiling point is the temperature at which vapor pressure becomes equal to vapor pressure becomes equal to external pressure, which commonly we take 1 atmosphere। ठीक है। तो आपको यहाँ से बॉइलिंग पॉइंट पता चल गया। अब तीसरी इंफॉर्मेशन देखो हम लोग निकालते हैं, दैट यू कैन से फ्रीजिंग पॉइंट। अब देखो जहाँ पे फ्रीजिंग का आपको इंटरसेक्ट कर रहा है ये 1 एटमॉस्फेयर वाली लाइन, ये पॉइंट देखो आपको फ्रीजिंग पॉइंट रिप्रेजेंट करेगा। तीसरी इंफॉर्मेशन जो हम यहाँ से निकालेंगे वो भी फ्रीजिंग पॉइंट। तीसरी इंफॉर्मेशन लिखेंगे टी एफ विच इज फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट कंडीशन में क्या होता है, लिक्विड सॉल्वेंट सॉलिड सॉल्वेंट के साथ इक्विलिब्रियम में होता है। ये पॉइंट मेंशन कर लो, एट फ्रीजिंग पॉइंट अगर सॉल्यूशन के केस में डील करना होता है तो एट फ्रीजिंग पॉइंट लिक्विड सॉल्वेंट इज इन इक्विलिब्रियम विद सॉलिड सॉल्वेंट एट 1 atmosphere प्रेशर।
ये आपका नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट हो गया। ठीक है, तीसरी इंफॉर्मेशन आ गई। उसके बाद देखो इसमें एक और पॉइंट कैलकुलेट कर सकते हैं जिसको बोलते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है किसी भी गैस के लिए जिसके बाद उसे लिक्विफाई नहीं किया जा सकता। तो देखो उसमें जो ग्रीन वाली लाइन है वो लास्ट पॉइंट जहाँ दिख रहा है, दिस इज द लास्ट पॉइंट जहाँ पे लिक्विड मिलेगा। इसके बाद इसका लिक्विड कभी नहीं मिल रहा है, इसके बाद हमेशा वेपर स्टेट मिल रही है। सो यू कैन से दिस पॉइंट एज क्रिटिकल टेम्परेचर। और उस क्रिटिकल टेम्परेचर के करस्पॉन्डिंग जो प्रेशर आएगा दैट इज रिफर्ड एज क्रिटिकल प्रेशर। ये दो इन्फॉर्मेशन और पता चल गई हमको यहाँ से, टीसी एंड पीसी। दिस इज क्रिटिकल टेम्परेचर एंड दिस इज क्रिटिकल प्रेशर। ठीक है, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन जो हम यहाँ से गैदर कर रहे हैं दैट इज क्रिटिकल प्रेशर एंड क्रिटिकल टेम्परेचर। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में लिख लीजिए, टी सी इज एंड पी सी आर critical temperature and critical pressure respectively. Critical temperature and critical pressure respectively. अगर आपको क्रिटिकल प्रेशर और क्रिटिकल टेम्परेचर नहीं पता है तो ये लिख लो, एट क्रिटिकल टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर इज द टेम्परेचर, critical temperature is the temperature critical temperature is the temperature beyond which a gas cannot be liquefied with any amount of pressure. Beyond which a gas cannot be liquefied with any amount of pressure. मतलब एक बार किसी गैस का टेम्परेचर क्रिटिकल टेम्परेचर से ज़्यादा कर दिया गया तो फिर आप उस पर कितना भी प्रेशर अप्लाई करते हो वो गैस लिक्विफाई नहीं करेगी। और उस क्रिटिकल टेम्परेचर पे गैस को लिक्विफाई करने के लिए जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं दैट इज योर क्रिटिकल प्रेशर। वो हो गया पीसी। ठीक है, इज दैट ओके? एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड दैट इज योर ट्रिपल पॉइंट। ट्रिपल पॉइंट वो जगह होती है जहाँ पे लिक्विड सॉलिड और गैस तीनों स्टेट एक साथ एग्जिस्ट करती है। सो अगर ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर की इन्फॉर्मेशन लिखते हो, नॉट रेलिवेंट टू एग्जामिनेशन बट अगर इन्फॉर्मेटिव समझना है तो ये 0.01 डिग्री सेल्सियस पे अराउंड 0.00603 एटमॉस्फेयर पे अचीव होता है। अगर वाटर के केस में प्रेशर 0.00603 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर 0.1 डिग्री सेल्सियस कर दें तो इस स्टेट पे वाटर की तीनों स्टेट ऑफ मैटर एक साथ मिल जाएगी। ठीक है, क्लियर? अब देखो हम इस फेज डायग्राम की हेल्प से ये भी डिसाइड कर पाते हैं कि वाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और वाई डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व। वाई एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व, ये इन्फॉर्मेशन अगर हमें लिखनी है तो देखो अभी जो मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है दिस इज फॉर लेट्स से सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन के केस में आप जानते हो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑब्जर्व होता है। तो अब अगर हम यहीं पे सॉल्यूशन वाला प्लॉट बनाएंगे तो फॉर सॉल्यूशन वी ऑब्जर्व रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो ग्राफ ऐसे कुछ जाएगा नीचे की तरफ। Relative lowering of vapor pressure is observed. So graph will be something like this. ये आपका सॉल्यूशन का केस हो गया। तो ये पहला प्लॉट जो हमने बना रखा है दिस वन, दिस इज फॉर सॉल्वेंट एंड दिस वन इज फॉर सॉल्यूशन। और ये सॉल्यूशन कैसे पता चला? क्योंकि लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑब्जर्व होती है। तो किसी भी एक टेम्परेचर पे अगर वेपर प्रेशर चेक कर लो तो देखो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर में डिफरेंस आ रहा है।
लेट्स से टेम्परेचर T1 के करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर चेक करा तो ये P0 रिप्रेजेंट कर रहा है और ये PS रिप्रेजेंट कर रहा है। तो P0 की वैल्यू PS से ज़्यादा है तो लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर नोटिस में आ रहा है। अब यहीं पे अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट एक्सप्लेन करना है तो आपको पता है 1 एटमॉस्फेयर के करस्पॉन्डिंग लाइन ड्रॉ करके वेपर प्रेशर कर पे बॉइलिंग पॉइंट पता चल जाता है और फ्रीजिंग कर से फ्रीजिंग पॉइंट पता चल जाता है। आप देखो अगर मैंने ये 1 एटमॉस्फेयर वाली लाइन ड्रॉ करी, ठीक है, तो इस 1 एटमॉस्फेयर की लाइन के करस्पॉन्डिंग अगर हम बॉइलिंग पॉइंट मार्क करें तो देखो ये वाला बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है आपका सॉल्वेंट का TB0 और ये बॉइलिंग पॉइंट देखिए आ रहा है सॉल्यूशन का TB। एंड सिमिलरली अगर फ्रीजिंग पॉइंट मार्क करेंगे तो देखो ये फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है सॉल्यूशन का TF और ये फ्रीजिंग पॉइंट आ रहा है सॉल्वेंट का TF0। तो ये वैल्यू देखो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट हो गई और ये एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट हो गई। इसको लिखते हैं डेल्टा TF और इसको लिखते हैं डेल्टा TB। तो आप ध्यान से देख सकते हो बॉइलिंग पॉइंट राइज कर रहा है और फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे जो डेल्टा TB है वो है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट, और जो डेल्टा TF है वो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, elevation and boiling point and depression in freezing point. And you can easily notice कि boiling point solution का ज़्यादा है और freezing point solvent का ज़्यादा है। ठीक है, तो हम इस phase diagram की help से बता सकते हैं why elevation is boiling point and why depression and freezing point takes place. So with the help of this phase diagram हम आसानी से बता सकते हैं कि on addition of a non-volatile solute to a solvent why elevation and boiling point takes place and why depression and freezing point takes place. तो देखो TB minus TB नॉट कर रहे हैं तो boiling point पे rise आ रहा है, that's why elevation and boiling point, और freezing point of solution देखो कम है so TF नॉट minus TF कर रहे हैं so depression and freezing point. तो एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट सॉल्वेंट में ऐड करने से बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन और फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन आता है अगर सॉल्वेंट हमारा वाटर है। हमने यहाँ पे जो सॉल्वेंट ले रखा है वो बेसिकली वाटर के लिए डील किया है क्योंकि हमने फेज डायग्राम वाटर के लिए बना रखा है। वाटर के अलावा कोई और सॉल्वेंट जनरली हमारे कोर्स में नहीं आता, बट अगर वाटर के अलावा कोई सॉल्वेंट यूज करेंगे तो फिर उसके फेज डायग्राम से ये चीज़ प्रेडिक्ट की जाएगी। इज दैट ओके? So this completes your phase diagram portion.